वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग रिलेशन फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करने वाले हैं। तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? तो कोई भी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है अगर ये a रेज टू द पावर x फॉर्म का है। a क्या है? a कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और जो पावर x लगी हुई है उसे क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो ये जो बेस है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और x जो है एक एक्सपोनेंट है, पावर है। तो a रेज टू द पावर x का क्या मतलब है कि ऐसे a लिखना होगा मुझे। कितने टाइम्स a लिखा हुआ होगा हमारे पास? x टाइम्स हमारे पास a लिखा होगा। तो ये a रेज टू द पावर x फंक्शन है। अच्छा, अब आप बेस के बारे में कुछ वैल्यूज़ ध्यान रखो कि बेस जो है नॉट इक्वल टू 1 होता है एंड बेस इज़ ग्रेटर दैन 0। हम लोग केवल पॉजिटिव बेस की ही बात करेंगे, नेगेटिव बेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में फंक्शन जो है नॉन रियल बन जाता है, जो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बेसिस की बात करेंगे, हम लोग नेगेटिव बेस की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव में तो क्लैरिटी है कि कुछ नेगेटिव पे फंक्शन जो है नॉन रियल बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बट हम लोगों ने दो नंबर्स ऐसे भी रिजेक्ट करे, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0, जो कि रियल नंबर्स हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? आप लोग देखो, अगर बेस 1 है फिर मैं x की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लूँ। सपोज़ ऐसे लिया मैंने 1 की पावर 100 कर दिया, x की वैल्यू 100 हो गई। x की वैल्यू सपोज़ मैं 1000 ले लेता हूँ या x की वैल्यू -1000 ले लेता हूँ। अगर बेस 1 है तो सिंपली हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो बहुत सारे x के लिए, यानी अगर मैं फंक्शन का डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत सारे x के लिए एक y आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं क्रिएट हो जाएंगी। तो फंक्शन जो है हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाता है। ये आप लोग क्लास 12th में जाके वर्ड पढ़ोगे, मैनी वन। बहुत सारे x के लिए हमारे पास एक ही y आएगा। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम? कि अगर मुझे a की पावर x इज़ इक्वल टू 1 इक्वेशन सॉल्व करनी है तो फिर मुझे x की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। ठीक है, अब x की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। x की वैल्यू अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। x की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है। इसीलिए हम लोग a इक्वल टू 1 की बात नहीं करते। ऐसे ही a इक्वल टू 0 को भी हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आर बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड बेस इज़ ग्रेटर दैन 0। हम लोग केवल इन्हीं की बात करते हैं फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ अब इसी फंक्शन का। तो a रेज टू द पावर x को कंसिडर कर रहा हूँ वेयर a को मैं मान रहा हूँ 1 से बड़ा। a जो है मेरा 1 से बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं a की वैल्यू 2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x के ग्राफ की। तो ये ग्राफ किस तरीके से आने वाला है? तो देखो, मुझे डिफरेंट x की वैल्यूज़ पे डिफरेंट y की वैल्यूज़ प्लॉट करनी होंगी। सपोज़ x मैंने लिया -3, तो मेरा y कितना हो जाएगा? 2 की पावर -3, दैट इज़ 1/8। फिर x लिया -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऐसे ही x ले लिया -1, तो y कितना आ जाएगा? हाफ आएगा। ये वैल्यूज़ आपको समझ में आनी चाहिए कैसे कैलकुलेट हो रही हैं। x 0 तो y 1। फिर x सपोज़ 1 ले लिया तो y 2 हो जाएगा। x 2 ले लिया तो 2 स्क्वायर कितना? 4। x 3 लिया तो 2 क्यूब कितना? 8। तो काफ़ी वैल्यूज़ प्लॉट हो गई हैं।
काफ़ी पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं जो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ 0,1, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 होने वाली है। बाकी सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट करके अगर देखोगे तो ग्राफ का नेचर जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 0,1। तो ये y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x का ग्राफ है वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 1। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। अच्छा, अब इस ग्राफ की कुछ हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग ग्राफ होने का क्या मतलब है, आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, और क्या इसके हमारे पास हाइलाइट्स हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा। 2, मैंने a की वैल्यू 2 ली है, तो x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी ली तो y देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, y भी बढ़ते हुए जा रहा है, अनबाउंडेडली बढ़ रहा है। तो y भी हमारा किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ये ऐसे मैंने एरो लगाया है, इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जा रहा है या फिर एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। अच्छा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं तो देखो पीछे की तरफ देखो तो ये ग्राफ जो है ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ जाते जाएगा लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, धीरे धीरे एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये 0 के तरफ पहुंच जाएगा। तो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, 0 की तरफ जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ था और ये दो वैल्यूज़ हम लोगों ने हाइलाइट्स में देख ली हैं। और क्या हाइलाइट्स हैं इसकी आप लोग ऑब्ज़र्व करो। मैंने दो नंबर्स कंसीडर किए, एक x1 और एक x2। तो y एक्सिस पे वैल्यूज़ देखता हूँ, x1 के करस्पॉन्डिंग मुझे मिलता है y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग मिलता है y2। तो आप लोग x1 और x2 में क्या रिलेशन बता सकते हैं कि x2 जो है हमारा बड़ा है x1 से। x2 मैंने देखो राइट हैंड साइड में लिया है तो x2 बड़ा है x1 से। और y के कंपैरिजन में आप देखो तो y2 ऊपर है तो y2 भी बड़ा है y1 से। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। फंक्शन इंक्रीजिंग होने की वजह से x2 x1 से बड़ा है तो y2 भी y1 से बड़ा ही होगा। इसका क्या मतलब है, मान लो मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब मैं इन दोनों को पावर में अगर ले जाता हूँ किसी ऐसे नंबर के जहाँ पे बेस जो है ग्रेटर दैन 1, तो हमने बेस की वैल्यू 2 ली है तो 2 क्यूब इज़ ग्रेटर दैन 2 स्क्वायर होगा। ऐसे ही a की वैल्यू 3 ले ली अगर मैंने तो 3 क्यूब इज़ ग्रेटर दैन 3 स्क्वायर होगा। तो ये जो हैं पावर्स की तरह काम कर रहे हैं। बेस अगर मैंने सेम रखा, ग्रेटर दैन 1 रखा, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि ये ग्राफ जो है एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब तो a की पावर x का ही ग्राफ हम लोग फिर से बनाने वाले हैं। इस बार हमारा a जो है 0 से 1 के बीच में लाया करता है। देखो 1 तो लेना ही नहीं है और पॉजिटिव लेना है, तो 1 से बड़ा और 1 से छोटे पे हम बात कर रहे हैं। इस बार मैंने a की वैल्यू चूज़ कर ली, क्या, हाफ ले ली। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके का है, हाफ रेज टू द पावर x, या इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखो फिर से मैं पिछले बार की तरह करने वाला हूँ, डिफरेंट x पे y की वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हैं हम लोग। तो x सपोज हमारा -3 है तो इस पर y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तो माइनस ऑफ -3 तो 2 की पावर 3 बन गया, 8 आ गई वैल्यू। ऐसे ही -2 पे वैल्यू देखें तो 4 आ जाएगी, -1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी,
ज़ीरो पे वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, 1 पे वैल्यू हाफ, 2 और लिख लेते हैं, 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, ऐसे हाफ का स्क्वायर 1/4। तो पिछले बार के पॉइंट्स में और इस पॉइंट्स में आप डिफरेंस देखो, जैसे हमारा x बड़ा था y की वैल्यूज़ भी बढ़ रही थी। यहाँ पे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यूज़ जो है कम हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो ग्राफ आप लोग प्लॉट करके देखेंगे तो उसका ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 0,1। तो ये y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ है, वेयर a इज़ लेस देन 1 एंड इज़ ग्रेटर देन 0। तो पिछले ग्राफ और इस ग्राफ को आप देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये वाला जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा मेरे पास। डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब है जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखो x की वैल्यूज़ बढ़ने पे y की वैल्यूज़ में आप देखोगे तो वो डिक्रीज़ हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो हमने a की वैल्यू जो है हाफ कंसिडर करी थी। अगर हाफ की पावर मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो आप लोग देख सकते हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ज़ीरो के पास पहुंच रहा है, एक्स एक्सिस को टच करने वाला है बट कभी भी टच नहीं करता है। तो हाफ की पावर इन्फिनिटी जो है हमारा ज़ीरो के इक्वल मान लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के आसपास ही ये वैल्यू आने वाली है। और हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूं तो पीछे की तरफ आप देखो तो ये बढ़ती जा रही है वैल्यू, तो ये जो है इन्फिनिटी की तरफ चले जाता है। तो फ्रैक्शनल नंबर की पावर इन्फिनिटी ज़ीरो की डायरेक्शन में जाती है और एक 1 से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी के डायरेक्शन में जाता है। अब ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मीनिंग मैं देखो आपको फील करवाता हूँ। तो हमने फिर से 2x कंसिडर किए, एक x1 और एक x2। x1 के करस्पॉन्डिंग हमें मिला y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग y2। x1 और x2 में रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि x2 बड़ा है x1 से, क्योंकि मैंने x2 राइट में लिया है। बट y1 और y2 को आप लोग ध्यान से देखो, y1 बड़ा है y2 से, y1 जो है ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे साइंस रिवर्स हो गए, पहले x2 बड़ा था लेकिन y में y1 बड़ा हो गया, जबकि पिछले केस में दोनों सेम थे। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से है। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने रैंडम एक इक्वेशन ली कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, इस तरीके से मैंने लिया, और मैं a कुछ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हाफ कंसिडर करता हूँ, तो हाफ रेज टू द पावर 3 और हाफ रेज टू द पावर 2, इन दोनों में कौन बड़ा होने वाला है, हाफ का स्क्वायर। तो एक फ्रैक्शनल नंबर पे आप जितनी बड़ी पावर लगाओगे वो उतना ही छोटा हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान रखना है। अगला आप लोग देखो, अगर मैं a की वैल्यू कुछ e ले लेता हूँ, e क्या है, हमारा एक यूलर्स नंबर जिसकी वैल्यू जो है 2.7 के अराउंड आती है। तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है। तो अगर y इज़ इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाना हो तो वो बिल्कुल ऐसा आएगा, जिसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,1 होगा। तो ये y इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का ग्राफ है। ये काफ़ी कॉमन ग्राफ है, हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है सॉल्विंग ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंट्स की इक्वेशंस को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखना है मुझे। तो मैं कुछ बेसिक रूल्स पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे।
तो सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं a ऑफ x, उसकी पावर है कुछ g ऑफ x। ऐसे a ऑफ x बेस हो गया और g ऑफ x क्या है, मेरी पावर हो गई। और ये a ऑफ x रेज टू द पावर f ऑफ x के इक्वल है। यानी सिंपली ऐसा समझो, a की पावर x और a की पावर y, ऐसी इक्वेशन अगर मुझे दी हुई है कि पावर्स मैंने डिफरेंट ले ली, बेस जो है सेम ले लिया। अगर ऐसी इक्वेशन मुझे दी हुई है तो मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बेस है वो हमारा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए एंड बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हो गई तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन बन जाएगा, और दो एक्सपोनेंट फंक्शंस इक्वल हैं, बेस सेम है, तो पावर को मुझे सेम करना होगा सॉल्व करने के लिए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x बन जाएगा। अच्छा, ये तो सिंपल एक्सपोनेंट फंक्शन के लिए था, बट इक्वेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इक्वेशन में तो मुझे कंसीडर करना होगा, अगर मेरा बेस 1 हो जाए या फिर बेस जो है आपका -1 हो जाए या फिर बेस आपका 0 हो जाए, ये तीनों केस मुझे हमेशा कंसिडर करने होंगे बेस के लिए। जब भी इस तरह की इक्वेशन होगी जहां आपको बेस सेम दिए हुए हैं, तो मुझे ये तीन केसेस कंसिडर करने होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 की पावर x और 1 की पावर y मुझे दिया हुआ है, तो ये तो हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो अगर वेरिएबल बेस है, बेस में भी कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो मुझे ज़रूर ध्यान रखना होगा कि a की पावर x इक्वल टू 1 के लिए भी मैं सॉल्व करूं, ऐसे ही -1 के लिए और 0 के लिए। अच्छा, 0 के केस में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि 0 की पावर 0 जो है एक अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है। ये चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, 0 की पावर 0 जो है कभी नहीं बन सकता। बाकी कंडीशंस के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, तो 16 रेज टू द पावर, ऐसे क्वाड्रेटिक लिखिए x² + 3x - 1, और दूसरे 8 रेज टू द पावर x² + 3x + 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बेस को जो है सेम बनाना है। ठीक है, बेस को सेम बनाना है। तो ये 16 और 8 को सेम बनाने के लिए आप देखो, 16 होता है 2 की पावर 4 और 8 होता है 2 की पावर 3। तो इस लॉजिक से मैंने बेस सेम बना लिए। तो पहले को लिखा मैंने, 16 को लिखा 2 रेज टू द पावर 4, तो ऐसे क्या बन जाएगा, 4x² + 4 × 3 12x - 4। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3x² + 3 × 3 9x + 3 × 6। इस तरीके से बन जाता है। अब आप लोग देखो कि जो बेस है वो हमारे पास अननोन नहीं है, बेस जो है हमारा 2 ही है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पावर्स को इक्वेट कर दो, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो, क्योंकि बेस जो है सेम है तो पावर सेम होना ज़रूरी है। तो बस इसको सॉल्व करोगे और आंसर बन जाएगा। ये सिंप्लीफाई होकर कितना बन जाता है, x² + 3x - 10 = 0। इसको फैक्टराइज किया तो ये बन जाता है x + 5 × x - 2 = 0, या फिर x की वैल्यू आ जाती है -5 और 2, दो आंसर्स आ जाते हैं। तो बस मेथड ध्यान रखो, बेस सेम करो, बेस कांस्टेंट था तो पावर्स जो है सिंपली इक्वल हो गई। अगला क्वेश्चन, 4 रेज टू द पावर x + 2 रेज टू द पावर x + 1 - 24 = 0। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, 4 रेज टू द पावर x क्या होता है, 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 को ऐसे बन सकता है, और 2 रेज टू द पावर x सिंपली 2 की पावर x हो गया।
अगर मैंने इस क्वांटिटी को ऐसे कुछ t अज्यूम कर लिया तो ऊपर वाली क्वांटिटी t स्क्वेयर लिखी है मेरे पास। तो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिखें, सेम पावर्स इन्वॉल्व हैं, तो एक हमें न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो एक न्यू वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करा जाए। तो ये सारे ट्रिक्स आपको याद करनी है, कैसे इक्वेशन सॉल्व होती हैं। न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 की पावर x को मैंने t मान लिया, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाती है, t स्क्वेयर। प्लस ये देखो, ये जो +1 है इसे मैं साइड में लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू टी बन जाएगा ये। तो बेसिक एक्सपोनेंट के लॉज हैं ये। -24 इज इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे फैक्टराइज होके, तो ये बन जाएगा 6 एंड -4 से, तो t + 6 इंटू टी -4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बन जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती हैं क्या, एक तो t की वैल्यू 4 और एक t की वैल्यू -6। अब t किसे माना था मैंने, 2⁻x को, तो 2⁻x इज इक्वल टू 4 एंड 2⁻x इज इक्वल टू -6। अब आप लोग देखो 2⁻x का ग्राफ कैसा आया था मेरे पास, कुछ इस तरीके का। जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ आता है। तो आप लोग इसकी रेंज अगर ऑब्जर्व करोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी आई थी। केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ही ग्राफ है, और कभी भी ज़ीरो नहीं होता। मैंने बताया था ज़ीरो की तरफ जाता है ऐसे पीछे एक्सटेंड करने पे, पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी है, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सिर्फ। यानी अगर 2 की पावर x इक्वल टू -6 की बात करा जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2⁻x इज़ पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन 2 की पावर x इक्वल टू 4 पॉसिबल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इक्वल टू 2 स्क्वेयर। यहाँ से बेस जो है सेम बन गए हैं, तो x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाती है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो रेंज ऑफ द फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी। कोई डोमेन पूछेगा तो क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, डोमेन इज ऑल रियल। देखो पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, x की कोई भी वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। आप लोग ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को ऑब्जर्व करो। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। 5 + 2√6 को रैशनलाइज करो और आप रियलाइज कर जाओगे कि ये 1/5 - 2√6 के इक्वल हैं। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। बस इतना आइडेंटिफाई करते ही आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। फिर से न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो 5 + 2√6 को मैंने ऐसे, इसकी पावर x² - 3 को मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। तो पहला टर्म मेरा पूरा की पूरा क्या हो गया, y हो गया। अब आप दूसरा टर्म बता सकते हैं क्या बनेगा। दूसरे टर्म में मैं 5 - 2√6 को क्या लिखूंगा, 1/5 + 2√6। पावर तो सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 1/y। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बस इतना मैनिपुलेशन करते ही अब ये बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ये क्या बनती है, क्वाड्रेटिक y² - 10y + 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू आती है मेरे पास कुछ 10 ± √b² यानी 100 -4ac -4/2। तो कुछ इस तरीके का बन गया, b² - 4ac। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाती है 5 +
ये बन जाएगी क्वांटिटी 2√6 और एक वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√6। इस तरीके से बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। y हमने किसे अज्यूम किया था 5 प्लस 2√6 को, तो 5 प्लस 2√6 की पावर x² माइनस 3, ये चीज़ पहले मैंने इस क्वांटिटी के इक्वल कर दी, तो 5 प्लस 2√6 है ये। आप लोग देखो कि बेस जो है सेम है, तो पावर्स को मुझे इक्वेट करना होगा। इसकी पावर 1 होगी, तो x² माइनस 3 की वैल्यू 1 और x² की वैल्यू 4, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस 2 और एक माइनस ऑफ 2। अच्छा, अब आप अगली क्वांटिटी से इक्वेट करो और सॉल्व करके देखो कि क्या वैल्यू बनती है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहाँ से आएगा x² माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ऐसा क्यों? मैं 5 माइनस 2√6 को क्या लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 2√6, और 1 में कोई चीज़ है तो पावर कितनी -1। इसको सॉल्व किया तो x² की वैल्यू आ जाती है 2 और आर एक्स वुड बी प्लस माइनस ऑफ √2। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी। रेसिप्रोकल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ऑब्जर्व करो। इस बार बेस भी वेरिएबल दिया हुआ है। तो पहला केस तो मैं सिंपली अज्यूम ये कर लेता हूँ कि बेस इक्वल हैं। बेस इक्वल हैं क्योंकि दोनों x हैं, तो पावर्स को सिंपली इक्वेट कर दिया जाए। तो 2x प्लस 3 को 1 मान लिया जाए। इधर x की पावर 1 है राइट में और लेफ्ट में 2x प्लस 3। तो यहाँ से तो पहला आंसर आ गया क्या, x की वैल्यू बन जाती है -2/2, तो -1 आ जाएगी। ये तो अभी तक बेसिक क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, बेस सेम, तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था सॉल्व करने के लिए कि बेस की वैल्यू 1, -1 और 0 आप लोगों को हमेशा सोचनी होगी। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 मान ली या फिर बेस की वैल्यू 1 मान ली, तो ये क्या लिखा है हमारे पास 1 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो बिल्कुल सही है। यहाँ से तो LHS इज इक्वल टू RHS बन गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन होने वाला है। अगला मुझे करना है कि बेस को अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 की पावर ये क्या बनता है 0 प्लस 3 और 0 की पावर 1, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी LHS और RHS इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन होगा। अगला देखते हैं, बेस x की वैल्यू मैंने जब -1 ली तो ये बनता है -1 की पावर -2 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 1। तो यहाँ से भी -1 इक्वल टू -1, LHS इज इक्वल टू RHS, तो x की वैल्यू -1 एक सॉल्यूशन है। बट देखो, ये वाला सॉल्यूशन तो मैं पहले ही निकाल चुका था, तो मेरे पास x के 3 आंसर्स आ गए हैं, एक तो 0, एक 1 और एक -1। तो 3 आंसर हैं इस क्वेश्चन के। तो जब भी आपको बेस वेरिएबल मिले तो ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है सॉल्विंग ऑफ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। तो देखो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ अगर a ग्रेटर दैन 1 है तो इंक्रीजिंग होता है, और इसी का ग्राफ अगर बेस जो है आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि इनइक्वालिटी के साइन जो हैं चेंज नहीं होंगे। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है आप लोगों का सेम रहने वाला है, और जब डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा।
तो कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, क्वेश्चन से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो ये 3/4 बेस दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे कैसे भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेस जो है सेम बनाना ज़रूरी है। अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल है तो बेस सेम होना ज़रूरी है। बेस सेम कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया, सिंपली 6x + 10 - x² है। बट राइट हैंड साइड आप ऑब्जर्व करो, ये 3/4 का होल क्यूब लिखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि बेस इज़ लेस देन 1, बेस लेस देन 1 है। अगर मैंने बेस हटाया तो इनइक्वालिटी के साइंस रिवर्स करने पड़ेंगे। तो 6x + 10 - x² ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज करना होगा, क्योंकि बेस जो है लेस देन 1 था। तो इसको सॉल्व किया तो बनता है x² - 6x - 7 लेस देन 0। इस तरीके से बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, ये बनता है x + 1 × x - 7 बनेगा लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एक फैक्टर -1, दूसरा 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर नेगेटिव चाहिए, दैट इज़ x बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 7। और किसी पे भी क्लोज्ड नहीं आया है, दोनों पे ओपन है। तो -1 से 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछा था क्वेश्चन में, इसीलिए केवल इंटीग्रल वैल्यूज ही मैंने निकाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है। तो आंसर आ जाता है 7 इंटीग्रल वैल्यूज। तो ये फर्स्ट वैरायटी थी। बेस सेम करते ही हम लोगों को ये देखना है कि बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, उस हिसाब से पावर्स में साइंस का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप लिखा हुआ है हमारे पास। इसमें मुझे 11 x को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? 11 x अगर t है तो 121 की पावर x क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ही सोचो, t²। बस ये करते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 121 की पावर x को t², तो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, हम पहले भी ये मेथड कर चुके हैं। तो t² - 132 t हो जाएगा प्लस 1331। 1331 क्या होता है आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, ये 11 का क्यूब होता है। अभी तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, 11 का क्यूब है तो सॉल्व करो तो देखो 132 को लिख सकते हैं ऐसे 121t - 11t। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हो गया कि 121 × 11 बनता है 1331। तो ये फैक्टराइज हो जाएगी आगे। तो पहला फैक्टर बनता है t - 121 और दूसरा फैक्टर बनता है t - 11 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किया। तो अब आप लोगों को नंबर लाइन जो याद हो जानी चाहिए, जब भी दो फैक्टर्स आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टाइप बनेगा। तो t हमारा लाई करने लगता है -∞ से, क्या वैल्यूज़ आएगी, पहला 11 क्लोज्ड आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, यूनियन 121 से लेके इन्फिनिटी। ये आंसर आने वाला है। तो ये तो t का आंसर आ गया। हमें तो चाहिए क्या, x की वैल्यूज़। हमने
11 की पावर x को t माना है, तो 11 की पावर x मेरा इस रेंज में लाई करता है। तो x कहाँ लाई करने लगेगा? देखो माइनस इन्फिनिटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब 11 और 11 की पावर x को इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। 11 की पावर x और 121 को कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी ही होगा। तो ये आपका x का इंटरवल आ गया है। तो बड़ा ही इजी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मॉड भी लगा हुआ है, बेस भी हमारा वेरिएबल है। तो क्यों ना ये जो 1 लिखा है इसे ऐसे लिख लिया जाए, मॉड ऑफ x की पावर 0। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या हो गया? अब बेस जो है दोनों साइड सेम हो गए हैं। अब थोड़ा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट केस बनाया गया। तो पहले केस में क्या लिया कि मॉड ऑफ x 0 से 1 में लाई कर जाए, बेस जो है आपका लेस देन 1 हो जाए। मॉड ऑफ x लेस देन 1 और ग्रेटर दैन 0, तो वो ग्रेटर दैन 0 तो देखो वैसे ही होता है, तो ज़्यादा नहीं सोचा, केवल लेस देन 1 के लिए सॉल्व किया। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है -1 से 1 में लाई करता है। अब इतना मॉड तो समझ आ ही गया होगा आपको कि ये वैल्यू -1 से 1 में है, -1 से 1 में, बट 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 0 पे इक्वल नहीं लगाया था मैंने। 0 नहीं है, -1 से 1 में है। अब देखो आप लोग कि बेस जो है सेम कर दिए गए हैं, मॉड ऑफ x है दोनों तरफ, और बेस जो है 1 से छोटा है। तो पावर्स अगर इक्वेट करनी है तो इनइक्वालिटी के साइंस क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, रिवर्स होंगे। तो x² - x - 2 लेस देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज किया तो ये है x - 2 इंटू x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ये हमारे पास। तो इसको फैक्टराइज किया, इस नंबर लाइन अब आप लोगों को ध्यान आ जानी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो आंसर सिंपली क्या आ जाने वाला है? -1 से 2। तो क्या यही आंसर होगा -1 से 2? ध्यान से सोचोगे तो नहीं, एक प्रॉब्लम है इसमें। x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से ऐसे मुझे 0 खुद से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 क्या होगा? जब मॉड ऑफ x 1 से बड़ा लिया मैंने, अब बेस को 1 से बड़ा कर दिया गया है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब x जो है लेस देन -1 या फिर x ग्रेटर देन 1। पहले तो मैंने केस की कंडीशन ही सॉल्व कर डाली। अब ऐसा सोचना है कि बेस जो है 1 से बड़ा हो गया है। बेस 1 से बड़ा होने का मतलब पावर्स को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x² - x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना है, मिडल वाला इंटरवल जो है आंसर में आएगा हमारे पास, मिडल वाला इंटरवल आएगा तो क्या बन जाएगा? -∞ से -1 क्लोज लगाना है या नहीं लगाना है? तो क्लोज्ड जो है इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो लगेगा। पहले मैं लगा देता हूँ क्लोज्ड, यूनियन 2 पे भी क्लोज्ड आएगा से लेके इन्फिनिटी। अच्छा, इस ये 2 केस करने के बाद अब आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इन्हें। तो पहले केस के अकॉर्डिंग आंसर -1 से 1 आना था, बट हमने अभी तक उसके साथ इंटरसेक्शन नहीं लिया, तो -1 से 1 करी वैल्यूज़, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए आंसर को। और यहाँ पे आंसर ये आ गया है, बट मुझे इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि x 1 से बड़ा है और -1 से छोटा,
इसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो x कहाँ लाई करने लग जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाती है -∞ से -1 यूनियन। अब 2 की बात कर लेते हैं, तो 1 से बड़ा चाहिए, तो 2 तो वैसे ही 1 से बड़ा है, तो 2 पे ज़रूर क्लोज रहेगा, 2 से इन्फिनिटी। एक यहाँ से ये सॉल्यूशन बन गया पहले केस से, और दूसरे से सॉल्यूशन कुछ ऐसा बन जाता है। अब ये सोचो कि मैंने बताया था कि अगर बेस वेरिएबल है तो एक केस और हमें ध्यान रखना होगा। कौन सा केस? अगर बेस वेरिएबल है तो बेस की वैल्यू मुझे 0 पे, 1 पे और -1 पे भी चेक करनी चाहिए। इन तीनों पे मुझे चेक करनी होगी। अच्छा, 0 वाला केस तो सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? आप लोग देखो, अगर मॉड x की वैल्यू 0 है तो डिनोमिनेटर में बेस जो है 0 बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड कम्प्लीटली 0, बट राइट हैंड साइड तो मुझे 1 दी हुई थी, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉड ऑफ x 0 मैंने हटा लिया। केस 3 मैंने अज्यूम किया, when our mod of x is equal to 1। मॉड ऑफ x को 1 मानने से x की वैल्यू 1 और -1 दोनों कवर हो जाएंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर 1 ली तो देखो क्या बनता है, 1 की पावर क्या बन जाएगा, 1 की पावर 1 स्क्वेयर -1 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है, इक्वल वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों ही बल्कि सॉल्यूशन बन जाएंगे। मॉड ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन होगा, बट ये पहले ही काउंट हो गया था हमारे केस में, पहले ही काउंट हो चुका था। तो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, क्या बनता है देखो। सेकंड केस देखो आप लोग, तो -∞ से 1 पे क्लोज्ड आ जाएगा यहाँ की वजह से, यूनियन। अब 2 से इन्फिनिटी वाला केस आना चाहिए, 2 से इन्फिनिटी वाला केस आना चाहिए, उसमें से क्या हटाना होगा, 0 हमें हटाना होगा। तो ये आंसर बन गया है। अच्छा, फर्स्ट वाले केस को भी अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया था -1 से 1। तो देखो -1 से 1 पूरा इसमें कवर हो गया है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये हमारा। 2 पे क्लोज्ड आएगा या ओपन आएगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो 2 पे जो है क्लोज्ड आना चाहिए, 2 पे क्लोज्ड आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो 3 अलग अलग केसेस बनाने पड़े इसमें हमें। 2 पे क्लोज्ड आना चाहिए क्योंकि केस 2 में आप लोग देख सकते हैं 2 पे क्लोज था। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो 2 की पावर x को t रखते ही ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो 2 की पावर x को t रखा तो ये क्या बन जाता है, t² -60 + 8 बन गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, t² -24t + 128। अब तो इसे फैक्टराइज करो, वेवी कर्व बनाओ और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। फैक्टराइज करते हैं। न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, t - 2 × t - 4। डिनोमिनेटर देखें, 128 कैसे बनेगा 24 से, तो 16 × 8, 16 + 8 24 होता है, और 16 × 8 128 होता है। तो नीचे हमारे पास क्या फैक्टर बन जाते हैं, t - 8 × t - 16 < 0। प्लॉट किया सबको, तो 2, 4, 8, 16 ये प्लॉट हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सब में t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और फैक्टर्स की पावर जो है वो ऑड है बस। तो अब यहाँ से नेगेटिव वाले सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो आवर आंसर वुड बी t बिलोंग्स फ्रॉम, तो देखो
2 और 4 इन दोनों पे तो क्लोज्ड आना चाहिए क्योंकि ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं। तो 2 to 4 क्लोज्ड यूनियन 8 to 16 ओपन। तो ये t का इंटरवल आ गया है, t जो है 2 की पावर x के इक्वल है, तो ये तो 2 की पावर x का इंटरवल आ गया है। हमें क्या निकालना है, x का इंटरवल निकालना है, तो निकालते हैं। तो 2 की पावर x को जब 2 के इक्वेट किया तो x की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी। 4 के इक्वेट किया तो 2 की पावर x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी। ऐसे ही इधर देखो तो कितना 3 और 4 आ जाता है। 1 और 2 पे तो क्लोज्ड और 3 और 4 पे क्या ओपन रहेगा। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बस यहीं पे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कवर हो जाता है। हमने इक्वेशन, इनइक्वेशन, ग्राफ सब कुछ देख लिया है, बस इतना ही टॉपिक था ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, और इस लेसन को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।